रणजीत सावरकर साहब ने जब ये ख्याल मेरे साथ साझा किया कि वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जम्मू में एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, आप यकीन मानिए मैंने उनसे कहा कि अगर आपको जम्मू जाना है तो सिर्फ एक ही बहादुर आदमी है, आप उससे संपर्क कर लें, ब्रांच भी खुलेगी और पूरे ऐलानिया के साथ खुलेगी, उसका नाम है अंकुर शर्मा। हमें रोज धमकियां मिलती हैं, लेकिन अंकुर को धमकियां तो अंदर से भी मिलती है और बाहर से भी मिलती है। जम्मू में इस बुरे वक्त में जब अंकुर शर्मा पाकिस्तान के आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा और श्रीनगर में बैठी महबूबा जैसी लश्कर और फारूक अब्दुल्ला जैसे जैश-ए-मोहम्मद की धमकियों से नहीं डरा तो इस देश के युवाओं को अंकुर को अपना आदर्श माना। मुझे कोई गुरेज नहीं, इसलिए कि हम जब ये ढूंढते हैं कि हमारे पास युवाओं में कौन से लोग हैं, आप ही के बीच में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आपको किसी को गोली नहीं मारनी, किसी को गर्दन नहीं काटनी, आपको अपने होने का एहसास और अपने अंदर की कुंठा एहसास से कम करी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल देना चाहिए। कि पिछले 70 साल से यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली केंद्र सरकार की नीति जम्मू कश्मीर को लेकर यह रही कि जम्मू कश्मीर को हमें केवल और केवल कश्मीर के जरिए चलाना है, कश्मीर की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करके चलाना है, सत्ता का केंद्रीकरण कश्मीर में रख के चलाना है। जम्मू एक साइज आउट हो गया, जम्मू को सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट ही हमेशा दिया गया, जम्मू को हमेशा होस्टेज रखा गया और जम्मू को हमेशा एनस्लेव किया गया। आपको याद होगा रसाना केस में किस तरीके से यहाँ के लोग सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे। 2016 से 2018 के बीच स्वयं मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पे गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आपने समय दिया और आपकी लड़ाई 10 अक्टूबर 2020 को उस वक्त रंग लाई जब जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने आपकी पिटीशन के ऊपर इस इल्लीगल एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको निरस्त कर दिया और सीधे तौर पे न सिर्फ निरस्त किया, सीबीआई से इसकी इंक्वायरी की जांच के आदेश दिए। अंकुर भाई, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यह है कि देश को यह बताएं आप कि यह रोशनी एक्ट क्या था, किस तरीके से आया, कौन कौन जिम्मेदार है, क्या सिर्फ इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, मुफ्ती के पीडीपी जिम्मेदार है या और भी लोग इसके मौन सपोर्टर रहे, या जब उन्हें बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। तो इस रोशनी एक्ट की क्या पृष्ठभूमि है, कौन लाया था, किसके जमाने की बात है? रोशनी एक्ट पे मैं परिचर्चा करूं उससे पहले मैं पृष्ठभूमि जिस बैकग्राउंड में रोशनी एक्ट लेजिस्लेट किया गया था उसके ऊपर 2 मिनट का समय चाहूंगा। 1990 के दशक में कश्मीर वैली को हिंदू विहीन करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जम्मू संभाग और आपने देखा कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, रामबन हो, जिस तरीके से कश्मीर वैली में नरसंहार किया गया वैसा ही नरसंहार इन एरियाज में भी शुरू हो और पूरे जम्मू संभाग को किस तरीके से इस्लामाइज किया जाए उस पर चर्चा शुरू हो गई, उस पर प्लानिंग शुरू हो गई। और जम्मू कश्मीर आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे पैन इस्लामिक मूवमेंट चलती है, यहाँ पे पैन इस्लामिक जो ताकतें हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इसलिए तय ये किया गया कि देखिए कश्मीर वैली में तो 5-7% हिंदूज थे या 10% से कम हिंदूज थे या नॉन मुस्लिम्स थे, बंदूक के दम पे उन्हें तो हमने निकाल लिया, लेकिन जम्मू संभाग को पूर्णतः मुस्लिमाइज करने के लिए, इस्लामाइज करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, आपको कोई नए मॉडल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फिर इन्होंने ये तय किया इस्लामिक ताकतों ने कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% इस्लामाइज किया जाए, यानी डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, जो बहुत तरीकों से किया गया, जिसमें लैंड जिहाद या भूमि जिहाद जैसे हम कहें हिंदी में, वो एक मुख्य ऑर्गन रहा। तो सबसे पहले विधानसभा में कानून बना के एक कानून बनाएंगे जिसका नाम रोशनी एक्ट रखें।
और उस कानून में ये लिखेंगे कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में भी जितनी भी सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन पे जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है, वो सरकारी जमीन के मालिकाना हक उस एनक्रोचर को, उस कब्जा जिसने किया उसे दे देंगे। तो ये कानून बन गया। अब इस कानून के तहत एक षड्यंत्र के तौर पे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ने जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को बताया। कानून बन गया। जिस समय इन्हें बताया गया उसी समय एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया, जहां विशेष तौर पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के पटवारियों को, पटवारीज को ट्रांसफर किया गया और यहाँ पे लाया गया हिंदू बहुल क्षेत्रों में। कानून के विरोध में जाके पटवारी की जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है, उसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पूरी उम्र, पूरी नौकरी के काल में उसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करनी है, लेकिन सर्विस रूल्स को वायलेट करके उन्हें ऐसे हिंदू क्षेत्रों में लाके बैठाया गया जो टारगेट पे थे, राडार पे थे। और फिर एक कानून के जरिए ओवरवेलमिंगली 20 लाख कनाल जमीन, 20 लाख कनाल जमीन ओवरवेलमिंगली हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों के नाम पे कर दी। ये लिखित में आदेश दिए गए थे कलेक्टर, एसएसपी और डीएम को कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, चाहे वो फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे वो पब्लिक लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, लिखित में आदेश थे कि कोई भी एसएसपी, डीएम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट आदेश दे देता है कि यहां से मुसलमान को निकालिए, तो एसएसपीज और आईजीपीज को आदेश थे कि आप कोई भी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे ऐसे व्यक्तियों को स्टेट लैंड से इविक्ट करने के लिए। यानी इस ऑर्डर के माध्यम से जो मुख्यमंत्री ने स्वयं पास किया, यह कहा गया था कि मुस्लिम्स को लीगल इम्यूनिटी दी जाती है लैंड एनक्रोचमेंट का जुर्म करने के लिए। और उसके साथ ही लास्ट में उसके आखिरी पन्ने पे यह लिखा गया था कि अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पाए जाते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करेंगे। तो यानी इस आदेश के माध्यम से गौहत्या, बोवाइन स्मगलिंग और जम्मू में लैंड पे कब्जा करने के लिए मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई। देखिए, अंकुर बहुत पुराने दोस्त थे और अंकुर ने बहुत ऑड हालात में अपने आप को यहाँ खड़ा किया है। तो कम से कम एक आदमी का थॉट प्रोसेस क्लियर है, वो कंफ्यूज नहीं है और ना ही सत्ता का लालची है कि एक सीट मांगता और खत्म हो जाती है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 50 भी अंकुर पैदा होते तो आज हिंदू लीडरशिप का ये हाल नहीं होता। एक पॉलिसी पैराडाइम रखा जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर में सत्ता कश्मीर के हाथ में देगी ही जम्मू कश्मीर को चलाएगी। और इसके पीछे की जो सोच थी बहुत एक सबवर्सिव थॉट था, और वो सोच ये थी कि अगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, तो अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल मुसलमान बनाएगा तो हम दुनिया को बता सकेंगे कि एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में अगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने 1947 में पाकिस्तान के साथ ना जाके हिंदुस्तान का दामन थामा, अगर वहां पे डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान है, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल मुसलमान बना, तो ये इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विक्ट्री। इस सोच में और जिन्हा की सोच में कोई अंतर नहीं। जिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं। जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का अलग झंडा, स्टेट का अलग संविधान होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्टेट विद इन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम समुदाय। हमें ये उम्मीद थी कि 2014 के बाद उस पॉलिसी में रिवर्सल आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 2000 आ गया। एक एबरेशन 370 और 35 से एब्रोगेशन जो एक एबरेशन है होल पैराडाइम में, उसके अलावा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं। इस तरीके से जम्मू को इस पॉलिसी पैराडाइम में सेकेंड क्लास, होस्टेज, एनस्लेव और गुलाम रखा गया है। ये सब लोग जानते हैं और रूलिंग पार्टीज की भी ऑफिशियल पोजीशन यही है कि 2011 का सेंसस एक फ्रॉड और फर्ज सेंसस है, जिस सेंसस ने जम्मू की पॉपुलेशन को 10% तक कम करके दिखाया है। और ये सब जानते हैं कि 2011 के सेंसस के आधार पे अगर परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगी, तो सत्ता कश्मीर को मिलेगी। और ये भी सब जानते हैं कि अगर 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगी तो सत्ता जम्मू को मिलेगी। और 2 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, 12 मार्च 2018 को वहां से जजमेंट करवाई कि जम्मू कश्मीर में 60 से 70 स्कीम्स का फायदा
मुसलमानों को या कश्मीर को नहीं दिया जाएगा, जम्मू में रह रही माइनॉरिटीज को दिया जाएगा। फैसला होने के बावजूद भी आज तक 2021 तक वो सब एम्पावरमेंट वाली स्कीम जिसमें स्कॉलरशिप स्कीम्स इंक्लूडेड है, उन सबका पैसा, सबका फायदा एक धर्म विशेष को, एक समुदाय विशेष को पॉलिटिकल रीजंस के कारण दिया। इंडिया सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स चार्टर को लेकर। कश्मीरी मुसलमान बीइंग क्लोज with this status of being a minority होने का स्टेटस साथ के लेके रखने के कारण उसे अपने अलगाववाद की मूवमेंट से इंटरनेशनल सपोर्ट मिला। और अंततः मैं ये कह दूं, फहरिस्त बहुत लंबी है जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की, गुलामी की, स्लेवरी की। अंततः फिर अगले 15 सालों तक जम्मू को गुलाम रखने के लिए एक बहुत ही जीनोसाइडल प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, डिलिमिटेशन सेंसस 2011 में कंडक्ट करवाने का। दोस्तों, आपने देखा होगा यह वीडियो जिसमें माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने एकम सनातन भारत दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी को आज के वर्तमान भारत की आवश्यकता बताया है और कहा है कि जो व्यक्ति हमारे देश के अंदर व देश के बाहर आतंकवादियों व देशद्रोहियों के साथ एक शेर की भांति लड़ रहा हो और दुश्मनों को परास्त भी कर रहा हो, ऐसे अंकुश शर्मा संपूर्ण देश में सैकड़ों पैदा करने होंगे जो दुश्मनों से लड़ भी सके व सनातन संस्कृति व सनातन धर्म की रक्षा भी कर सके। दोस्तों, साथ ही अंकुश शर्मा जी ने भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में व देश में भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों को मजबूत कर रही है और हिंदुओं के साथ अन्याय। साथ ही अंकुश शर्मा जी ने बताया है कि पॉलिटिकल पार्टियां व अन्य मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कश्मीर का इस्लामीकरण तो कर चुके हैं, अब जम्मू के इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए इन पार्टियों ने रोशनी कानून बनाया जिसमें जम्मू की जितनी भी सरकारी जमीन व फॉरेस्ट की जमीन व रिवर बेल्ट की जितनी भी जमीन है उनकी नीलामी सिर्फ मुसलमानों को ही कर रहे थे। कुछ पर अलीगढ़ रूप से रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा था। उनकी लड़ाई माननीय अंकुश शर्मा जी ने कोर्ट के माध्यम से लड़ी और रोशनी घोटाले का पर्दाफाश भी किया और सीबीआई जांच भी कराई व जमीन का कब्जा भी छुड़वाया। फिर भी दोस्तों, अंकुश शर्मा जी बिना डरे जम्मू व सनातन की व सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद भी। दोस्तों अंकुश शर्मा जी ने बताया है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश में राष्ट्रवाद व हिंदुत्ववादी का झूठा ढोंग करती हो और जम्मू कश्मीर के अंदर अलीगढ़ रूप से रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को बसाती है और उन्हें आर्थिक मदद भी देती है और उन्हें सेटल करने के लिए हर सुविधा मुहैया भी करवाती है, ये वह पार्टी कैसे राष्ट्रवादी व हिंदुत्ववादी हो सकती है। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की व मोदी सरकार का दोहरा रवैया है। इसी दोहरा रवैये को उजागर करने के लिए एकम सनातन भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश शर्मा जी ने यह पार्टी लॉन्च की, जो पूर्णतः सनातन संस्कृति व सनातन सभ्यता व सनातनी मुद्दों को ही उठाती है। इस पार्टी का साफ कहना है कि हम सिर्फ 80% सनातनियों की बात करेंगे, उनके लिए ही कार्य करेंगे, सिर्फ उनके ही मुद्दे उठाएंगे। दोस्तों, आजादी के बाद भारत की पहली पार्टी है एकम सनातन भारत पार्टी, जो सिर्फ ओनली फॉर सनातन के लिए ही कार्य करती है और सनातन के मुद्दे को ही उठाती है और जो भी देशद्रोही है या भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है उसका पर्दाफाश करती है। इसलिए दोस्तों, एकम सनातन भारत पार्टी से जुड़िए, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए ताकि सनातन संस्कृति के मुद्दे को उठाए जा सके और उनके विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उनके हथकंडों को उजागर किया जा सके और देश के नागरिकों को जागरूक किया जा सके। इसलिए एकम सनातन भारत पार्टी से जुड़िए और इस पार्टी को आगे बढ़ाइए ताकि इस पार्टी के सांसद ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद में पहुंचाया जा सके ताकि सनातन की आवाज को बुलंद किया जा सके। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।